नमस्ते भैया बहनों। आज हम कक्षा सप्तम का पाठ 2 पढ़ेंगे। ये पुस्तक का नाम है हमारे अतीत और उसका जो पाठ 2 है उसका नाम है हमारे राजा और उनके राज्य। इस पुस्तक का नाम तो है हमारे अतीत और पाठ 2 का नाम है राज्य और उनका राजा किस प्रकार था, उनका प्रशासन किस प्रकार था। तो हमने इसमें पहले पढ़ा था कि किस प्रकार से सभी राज्यों में किसान, पशुपालकों और कारीगरों के संसाधन इकट्ठे किए जाते थे और उनका उत्पादनों का एक हिस्सा उनको लगान के रूप में उनको दिया जाता था, जिसको हम कहते हैं कर के रूप में। आज हम पढ़ेंगे 400 कर। तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज़्यादा सूचक शब्द मिले हैं। सबसे अधिक उल्लेखित कर है वेदी, जो नकद के बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था, यानी जबरन श्रम और कदमाई यानी कि भू राजस्व थे। मकान पर छाजन डालने पर लगने वाला कर, खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल पर लगने वाला कर, पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकारी हासिल करने के लिए लगने वाले कर इत्यादि का भी उल्लेख मिलता है। जो उनसे कर लिए जाते थे वो इन पर कर लिए जाते थे। ये भैया बहनों, ये कर जो वो लेते थे, जैसे मकान पर उनको कोई छज्जा डालना हो या जो बड़े बड़े जो ताड़ के वृक्ष रहते हैं, खजूर के पेड़ रहते हैं, उन पर सीढ़ी लगाने के लिए इस्तेमाल होता था, उन पर भी कर लगता था। अगला है हम इसमें ये संसाधन राज्य की व्यवस्था पर वित्तीय आधार बनते थे, साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में भी इस्तेमाल होते थे। संसाधन उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे जिनसे लूट की शक्ल में धन मिलने की तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावनाएं बनती थी। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही की जाती थी, प्राय वंशानुगत होती थी। सेना में भी ऐसा ही होता था। कई बार राजा के निकट संबंधी ही इन ओहदों पर होते थे, यानी जो राजस्व वसूली करते थे और अपने पदाधिकारियों की नियुक्ति करते थे भैया बहनों, वह भी उनके जो राज्य के प्रशासनिक अधिकारी बनाते थे वह भी उनके परिवारों के बीच में से ही बनाते थे, यानी कि वंशानुगत परंपरा थी। सेना में भी कई बार ऐसा होता था कि जो राजा के निकट उनके जो रिश्तेदार होते थे वही उनके बड़े बड़े ओहदों का मतलब होता है जो उनके बड़े जो पद होते हैं उन पर वो रखते थे। अगला इसमें प्रशासनिक और भूमि अनुदान। प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते हैं जो शब्द से सत्य नहीं भी हो सकते, लेकिन ये प्रशस्तियाँ हमें बताती है कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते हैं। मिसाल के लिए सूरवीर, विजय योद्धा के रूप में ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी, जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। प्रशस्ति का मतलब, प्रशस्ति इसको कहते हैं जिसमें वो अपने पुराने लेखा जोखा उसमें लिखा जाता है, इसको कहते हैं प्रशस्ति पत्र। उसमें वो कभी सत्य भी हो सकते थे, यानी उसमें कोई भी सत्य घटनाएं भी हो सकती थी और कभी असत्य भी हो सकती थी, किसी भी प्रकार के वह हो सकते थे। अगला इसमें पढ़ेंगे हम कि बाणभट्ट की उपलब्धियाँ हैं। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर मध्य प्रदेश में पाई गई एक प्रशस्त स्थिति में प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन इस प्रकार किया गया है। आंध्र से देव, सिंध, विदर्भ, महाराष्ट्र का एक हिस्सा और कलिंग, उड़ीसा का एक हिस्सा के राजा और उनके आगे तभी धराशायी हो गए थे, वे राजकुमार थे। उन्होंने कन्नौज के शासक चक्रयुद्ध को विजित किया। उन्होंने वंश, बंगाल का हिस्सा अनंत, गुजरात का हिस्सा मालवा, मध्य प्रदेश का हिस्सा किरात, वनवासी, तुरुष्क, तुर्क, वत्स, मत्स्य दोनों उत्तर भारत के राज्य राजाओं को पराजित किया। अब इसमें जो अभिलेख के बारे में लिखा गया है, जिसमें आगे इसमें पढ़ेंगे किस किस प्रकार के प्रतिशत किसमें लिखे जाते थे। राजा लोग प्राय ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। ये ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होते थे जो भूमि पाने वालों को दिए जाते थे। ताम्र पत्र, पहले जब कागज नहीं थे तो व्यक्ति किस पर लिखते थे, तांबे के बने हुए पत्रों पर ये प्रशस्ति पत्र लिखे जाते थे। और जो राजा महाराजा उनको प्रसन्न होकर ब्राह्मणों को जो जमीन देते थे वो भी प्रशस्ति पत्र पर, इस ताम्र पत्र पर लिखकर ही उनको देते थे। भूमि पाने के लिए जो उनको दिए जाते थे वो ताम्र पत्र पर ही लिखकर उनको दिए जाते थे। ये जो आपको ताम्र पत्र लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं सामने आपके चित्र में, ये थोड़ा संस्कृत में और थोड़ा तमिल में लिखा हुआ ताम्र पत्रों का एक हिस्सा है। इनमें 9वीं सदी के एक शासक के द्वारा दिए गए भूमि अनुदान का उल्लेख है। जिन कड़ियों में से ये पत्र जुड़े हैं उन पर राजसी मोहर लगी है, जो ये बतलाने के लिए है कि ये एक प्रामाणिक दस्तावेज है।
जो इसमें दिया गया है कि इसमें जो पुराने दस्तावेज लिखे जाते हैं ताम्र पत्रों पर लिखे जाते थे और फिर उनको इकट्ठा करके एक साथ एक कड़ी में पिरोया जाता था। भूमि के साथ क्या क्या दिया जाता था, भूमि देने के साथ साथ उनको क्या दिया जाता था। ये चोलों के द्वारा दिए गए भूमि अनुदान के तमिल भाग का एक अंश है। हमने मिट्टी की मेड़े बनाकर साथ ही कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर भूमि की सीमाओं को चिन्हित कर दिया है। इस भूमि पर ये चीज़ें हैं: फलदार वृक्ष, पानी, भूमि, बगीचे और फलोद्यान, पेड़, कुएं, खुली जगह, चरागाह, एक गांव, बावी, चबूतरे, नहरें, खाइयाँ, नदियाँ, दलदली जमीन, हौज, अन्नागार, मछलियों के तालाब, मधुमक्खियों के छत्ते और गहरी झीलें जिनसे ये भूमि मिलती है, वह इसमें कर वसूली कर सकता है। वह न्यायाधिकार द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाए गए कर वसूल सकता है। पान के पत्रों पर लगने वाला कर, भुने हुए कपड़ों पर लगने वाले कर के साथ ही साथ वाहनों का लगने वाला कर वसूल कर सकता है। ये पक्की ईंटों से बनी ऊपरी माले पर बड़े कमरे बनवा सकता है, बड़े और छोटे कुएं खुदवा सकता है, पेड़ और कांटेदार झाड़ियाँ लगवा सकता है, जरूरी हो तो सिंचाई के लिए नहर बनवा सकता है। उसे ये सुनिश्चित करना चाहिए कि पानी बर्बाद न हो और तटबंधों का निर्माण हो। जो अपने लेख में सिंचाई के हमने जितने भी संभव स्रोतों का उल्लेख किया है, जो उनकी हम एक ऐसी सूची बनाएंगे जिसमें हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब किसके बारे में पढ़े थे? हमें 12वीं शताब्दी के बारे में पढ़े थे। 12वीं शताब्दी में वह संस्कृत काव्य की भी रचा गया जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। भैया बहनों, जो हमारा जो सबसे पहला काव्य लिखा गया था वो संस्कृत भाषा में लिखा गया था, जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास लिखा हुआ है। इसे कल्हड़ नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया था। कल्हड़ नामक एक कविता, इसके द्वारा ये इतिहास रचा गया था। कल्हड़ ने अपने वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों और के वर्णों के पहले के इतिहासों समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया। प्रशस्तियों के लेखकों से भिन्न वह अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखलाता है। इसलिए 12वीं सदी के लिए असाधारण ग्रंथ था। जब 12वीं सदी के लिए कौन सा ग्रंथ असाधारण था? कल्हड़ के द्वारा लिखा गया संस्कृत भाषा में एक ग्रंथ लिखा गया। वो कल्हड़ एक कवि का नाम है। उसने अपने वृत्तांत में सभी शिलालेखों के बारे में इसका वर्णन किया गया है। अगला है धन के लिए युद्ध। अब किसके लिए युद्ध करते थे? वो राजा धन के लिए युद्ध भी करते थे। इसमें प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था। वे दूसरे क्षेत्रों पर नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी में कन्नौज नगर। गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। चूंकि इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने प्राय इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की थी। यो अपना जो उन्होंने जो क्षेत्र का राजा महाराजा जो अपने इसके लिए कार्य करते थे, वो अपने सबसे पहला कौन सा था? त्रिपक्षीय, यानी तीन तरफ से संघर्ष के लिए कार्य करते थे। जैसा कि हम देखते हैं, शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवा कर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। इसलिए जब वो एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे, जो कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे, जिसका कि हमने अध्याय 5 में इसमें आगे विस्तार से इसमें पढ़ेंगे। पहले राजा महाराजा जो आक्रमणकारी अपने यहाँ जो आक्रमण करते थे वो सबसे पहले मंदिरों को ही ध्वस्त करते थे। अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान महमूद ऐसे शासकों में सबसे प्रसिद्ध है। उसने 997 से 1030 तक शासन किया और अपने नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के भागों, ईरान और उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी हिस्से तक किया। वह लगभग हर साल उपमहाद्वीप पर हमला करता था। इसका निशाना थे संपन्न मंदिर, जिसमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। महमूद जो धन उठा ले गया, उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक विभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च हुआ। गजनी ने एक बहुत सोमनाथ का मंदिर महमूद गजनवी ने लूटा था। इसमें वो अपने यहाँ पर जो इसमें धन लगा हुआ था वो महमूद गजनवी यहाँ से लूट करके ले गया। सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में भी कई बातें जानना चाहता था। उसने अल बरूनी नामक एक विद्वान को इस उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम सौंपा। अल बरूनी नामक एक लेखक था, उसने उसको इस महाद्वीप को लिखने का कार्य सौंपा। उसने अरबी में लिखी गई एक उनकी कृति किताब अल हिंद आज भी इतिहासकारों के लिए एक
महत्वपूर्ण स्रोत थे। अल बरूनी ने जो लेखक लिखा, एक पुस्तक लिखी, उसका नाम क्या है? अल हिंद। अल बरूनी ने इसे तैयार करने के लिए संस्कृत के विद्वानों से परामर्श किया। भैया बेनो सुल्तान महमूद ने अपने द्वारा जो जीते गए मंदिरों को दोस्त करता हुआ जब वो आगे बढ़ा तो उसने अल बरूनी नामक एक विद्वान को अपना लेखा जोखा लिखने के लिए कार्य सौंप दिया और उसने अल बरूनी ने अरबी में उसमें लिखा और उस पुस्तक का नाम क्या था? अल हिंद, जो आज भी उनके इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चाहन भी थे, जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। उन्होंने पश्चिम और पूरब की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्य और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से टक्कर लेनी पड़ी। जहांबानों का सबसे प्रसिद्ध शासक था पृथ्वीराज द्वितीय, जिसने 1168 से 1152 तक, जिसने सुल्तान महमूद गोरी नामक अफगान शासक को 1191 में हराया, लेकिन दूसरे ही साल 1192 में उसने हाथों हाथ हार गया। महमूद गजनवी ने चौहान वंश के गुजरात के चालुक्यों पर अधिकार करके उन्होंने किसको हरा दिया? सुल्तान मोहम्मद गोरी को, अफगान शासक से 1191 में उसको हरा दिया, जैसा कि आपको इसमें नक्शे में दिखाई दे रहा है। चोल वंश राज्य नज़दीक से देखने पर आपको मालूम पड़ेगा ये चालुक्य चोल वंश, इसका साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक था। चोल राज्य और उसके पड़ोसी उरेर से तंजावुर तक। चोल वंश सत्ता में कैसे आया? कावेरी डेल्टा से मुट्टिरियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। भैया बहनों, चोल वंश का सत्ता में कैसे परिवर्तन हुआ, इसका हम इसमें पढ़ेंगे। कावेरी डेल्टा से मुट्टियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे। उरियार के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजय लेने 9वीं सदी के मध्य में मुट्टियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा जमाया। उसने वहां तंजावुर शहर और निशुंभ सुदिनी देवी का मंदिर भी बनवाया। किसने? चोल वंशों ने। विजय या अधिकारों ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उसका राज्य अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों रूपों में बढ़ता गया। दक्षिण और उत्तर के पांड्यन और पल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा बना लिए गए। राजराज प्रथम, जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है, सबसे शक्तिशाली चोल राजा कौन माना जाता है? राजराज प्रथम। उसने 985 में राजा बना और उसी ने इसमें से ज़्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया। उसने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया। राजराज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने, राजराज का पुत्र कौन था? राजेंद्र प्रथम, जिसने चोल वंश की स्थापना की। उसने नीतियों को जारी रखा और उसने गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों पर हमला भी किया। इन अभियानों के लिए उसने एक जल सेना भी बनाई, यानी जल में जो काम कर सके उसको क्या कहते हैं? जल सेना, जो जल के अंदर लड़ाई कर सके। अब इसमें उसने कौन कौन से मंदिरों का निर्माण किया राजेंद्र प्रथम ने? इसमें भैया बहनों पढ़ेंगे। पहला है भव्य मंदिर और काष्य कला, मूर्ति कला का क्या विकास किया। राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनाए गए तंजावुर और गंगकोइल चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्ति कला की दृष्टि से एक चमत्कार है। राजेंद्र प्रथम ने कौन से मंदिर बनाए? तंजापुर में गंगईकोंड चोलपुरम का मंदिर बनाए, जो अपनी मूर्ति कला के लिए और स्थापत्य कला के लिए सबसे प्रमुख है। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे। इस भूमि की उपज उन सारों में थी जिनके कारण कि वह अपने राज्य का विस्तार करना चाहते थे। चोल वंश ने आगे चलकर ही अपने जो मंदिर बनाए उनकी अपनी एक कारीगरी के लिए वह प्रसिद्ध हुए। यहाँ पर वो अपने ब्राह्मण दान देते थे। दान देने के साथ साथ वो अपने किसका निर्माण करते थे? मंदिरों का निर्माण भी करते थे, जैसे कि आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित वाले अपनी जो आसपास उनकी बस्तियाँ होती थी वहाँ पर वो केंद्र बना दिए जाते थे। ये शिल्प उत्पादन के लिए प्रसिद्ध थे। जो मंदिर के आसपास रहते थे और उनके लिए काम करते थे, पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर, ये सब उनके लिए, राजाओं के लिए कार्य करते थे। संगीतकार, नर्तक इत्यादि। दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे,
वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है। जो चोल वंश ने जो प्रतिमाएं बनाई हैं, कांस्य की प्रतिमा वो सबसे महान प्रतिमाओं में से गिनी जाती है, क्योंकि उन्होंने जो अपनी प्रतिमाएं बनाई उनमें कारीगरी की महानता बहुत अच्छी दिखाई देती है। इसके बाद इन्होंने ज़्यादातर जो प्रतिमाएं बनाए वो देवी देवताओं की होती थी। इनमें कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई देती थी। कांस्य प्रतिमाएं बनाई जाती थी और कांस्य प्रतिमाएं जो कांसे से बनाई जाती थी, जो आपको इसमें प्रतिमाएं दिखाई दे रही, इसमें कितनी कारीगरी का वर्णन किया गया है। इसके अलावा आगे इसमें कृषि और सिंचाई, प्रतिमाएं बनाने के अलावा वो सिंचाई और कृषि का भी उपयोग करते थे। चोल वंश, चोलों की कई उपलब्धियां कृषि में हुए नए विकासों के माध्यम से संभव हुई। मानचित्र में जैसा कि आपको 2 में दिखाई दे रहा है कि कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है। ये शाखाएं बार बार पानी उलेचती है, जिससे किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती रहती है। शाखाओं का पानी कृषि, विशेषकर चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता भी मुहैया कराता है। जिसमें सबसे ज़्यादा मिट्टी में नमी रहती है वो चावल की खेती के लिए उपयुक्त रहती है, क्योंकि चावल की खेती के लिए उसमें पानी भरा रहना अत्यंत उपयुक्त होता है। हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में भी कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी, पर 5वीं या 6वीं सदी में आकर ही उस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो पाई। कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया जाता था और कुछ दूसरे इलाकों में ज़मीन को समतल किया जाना था। डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए जाते थे और पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण होता था। कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें भी उगाई जाती थी। कई जगह जहाँ पर पानी की सुविधा अच्छी होती है भैया बहनों, तो वहाँ पर 2 या 3 फसल भी पैदा कर लेते हैं, जिसे हम कहते हैं जायद फसलें। जो बीच में बोई जाती है उसको हम कहते हैं जायद फसलें। रबी और खरीफ के अलावा जो फसलें पैदा की जाती हैं उनको जायद फसलें भी कहते हैं। एक चोल कांस्य प्रतिमा कितनी सावधानी के साथ उसे अलंकृत किया गया है, इस पर गौर आपको देखना है कि प्रतिमा किस तरह बनाई जाती थी, जैसा कि आपको इसमें दिखाई दे रहा है। 9वीं शताब्दी तमिलनाडु का एक जलद्वार, जैसा कि आपको इसमें चित्र में दिखाई दे रहा है। हौज में नदी की शाखाओं में पानी के प्रवाह को इसके जरिए नियंत्रण किया जाता था। इसे पानी से खेत सींचे जाते थे। जलद्वार पारंपरिक रूप से एक लकड़ी का धातु बाधा है, जो आमतौर पर पानी के स्तर को नियंत्रण और नदियों और नहरों में दर प्रवाह को संचालित करता है, जो कि इसमें लकड़ी का बना हुआ लगा रहता है। इससे ये नदियों के पानी को संचालित करता है। आगे हम इसका भाग 3 आपको अगले अध्याय में बताएंगे। धन्यवाद भैया बहनों।